हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कि हमने पिछले 13 क्लास को पूरा कवर किया है। उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने उसकी प्रैक्टिस की है। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसमें जा कर के आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्लास है वो पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों के लिए हेल्पफुल होंगी। और अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगी। उसके साथ ही साथ आप अगर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, या को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी है, को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है, या ज्ञान को सक्रिय रूप से संचारित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि जीन पियाजे ने ये कहा है कि बच्चा जो होता है वो ज्ञान का सक्रिय रूप से उसको संचरित करता है, और जैसे जैसे वो दुनिया के संपर्क में आता है तो उसके व्यवहारिक जो कौशल है का प्रयोग करते हुए वो उसको अन्वेषण करता है। यानी कि पियाजे ने ये कहा है कि बच्चा जो है वो सक्रिय अन्वेषण होता है और वो दुनिया के संपर्क में आकर अपने व्यवहार के द्वारा वो चीज़ों का अन्वेषण करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता या अहम केंद्रित वार्ता? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कि पियाजे ने इसे व्यक्तिगत वार्ता कहा है, जिसमें बच्चा क्या है कि वो अपने कार्य को दिशा देने के लिए खुद बड़बड़ाता है। जैसे कि मान लीजिए उसे एक रेलगाड़ी तैयार करनी है तो वो खुद से बातें करता है कि नहीं ये डब्बा आगे होना चाहिए, नहीं ये डब्बा पीछे होना चाहिए। तो इस तरीके से वो बोलकर अपने जो कार्य है उसको दिशा प्रदान करता है, जिसे व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है। इसके बाद अहम केंद्रित वार्ता के बारे में पियाजे ने अपने सिद्धांत में कहा है, जिसमें कि बच्चा क्या है कि अपने कार्य को दिशा देने के लिए वो इसे व्यक्तिगत वार्ता करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना या प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? जेंडर रूढ़िबद्धता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता या विकसित जेंडर पहचान? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि ये जो है वो जेंडर रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित करती है, कि पुराने ज़माने से ये चली आ रही है कि कुछ काम जो है वो लड़के ही कर सकते हैं, जैसे बाहर का काम, ऑफिस का काम या फिर क्रिकेट खेलना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लड़के ही कर सकते हैं, और जो घरेलू कार्य जो होते हैं वो लड़कियां ही करेंगी, लड़के नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, या किसी रंग को किसी लिंग के साथ संबंधित करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जेंडर रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित करती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए, या उन्हें अस्वीकार करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची जो अपने साथ अनुभव लाती है उसको शामिल करना चाहिए और उनका शामिल कर उसको संचयन करना चाहिए।
ना ही उसकी उपेक्षा करनी चाहिए और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि उस पर हम ध्यान ही ना दें, बच्चे की बात ही ना सुने, उनके अनुभव को हम जाने ही नहीं, बल्कि बच्चे को पढ़ाने से पहले उसके प्रीवियस नॉलेज को जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, या उसे अस्वीकार करना ये भी सही नहीं है, बल्कि उन्हें शामिल करके संचय करना चाहिए, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए है आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। तो सिर्फ अनुशासन ही बनाए रखना ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है अन्य गतिविधि के मुकाबले, किस बच्चों को सिर्फ अनुशासित ही रखना है या बच्चे सीखे या ना सीखे उनसे कोई मतलब नहीं है। तो अनुशासित रखना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि बच्चे डर के मारे वो उनके मुंह से कुछ आवाज़ ही ना निकले। फिर है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। तो सिर्फ निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना ही सही नहीं है, बच्चों को कई गतिविधि से जोड़ते हुए भी चीज़ों को बताना, उनको समझाना, बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से उनको शिक्षा प्रोवाइड करना। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। सिर्फ पाठ को पूरा कर देना ही एक टीचर की जिम्मेवारी नहीं होती है, बल्कि बच्चों का हर क्षेत्र में विकास हो, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना एक शिक्षक का कर्तव्य होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कि आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। यानी कि कक्षा का जो वातावरण है वो आरामदायक होना चाहिए, जिसमें कि बच्चे क्या है, बच्चे एक दूसरे से संवाद करके या व्यक्तिगत वार्ता करके वो बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए और ये शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद, व्यवहारवाद या रचनावाद? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। कि बच्चा क्या है, बच्चा एक कंस्ट्रक्टिविज्म है, कि बच्चा कंस्ट्रक्ट करके चीज़ों को सीखता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये करके सीखने पर बच्चों को ज़्यादा जोर देती है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, या विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करें। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कि बच्चों से बातचीत करें और उनकी दृष्टिकोण को महत्व दें। यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता तो पाई ही जाती है, क्योंकि हम सभी तो एक जैसे नहीं हैं, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्हें बच्चों से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि बातचीत के माध्यम से ही वो बच्चों को जान सकते हैं, उनकी क्या क्षमता है या वो किस तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं, ये सारी बातों को पता चल सकता है, उनके प्रीवियस नॉलेज को जान सकते हैं और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे बच्चे को ऐसा अनुभव होता है कि वो कक्षा में महत्व रखते हैं। तो इसलिए बच्चों को इम्पोर्टेंस देना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, या शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। तो शिक्षण के आकलन के लिए समान तरीका तो सही नहीं है, क्योंकि सभी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। जरूरी नहीं है कि एक तरीके से हम जिस बच्चे को सिखा रहे हैं उसी तरीके से दूसरे बच्चे को भी समझ में आए। तो व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए ही हमें हर चीज़ का पालन करना चाहिए। उनको अंकों के आधार पर अलग करके उनको नामित करना, तो बच्चों को किसी भी तरह का अंकों के आधार पर नामित नहीं करना है कि किसी बच्चे का ज़्यादा नंबर आया है उसको कक्षा में ज़्यादा फैसिलिटी दी जाए या उनकी बातों को ज़्यादा सुना जाए, और जिस बच्चे ने कम अंक प्राप्त किया है तो उसको नीचा दिखाया जाए। तो इस तरीके से बच्चों को साथ बिल्कुल भी भेदभाव का कार्य नहीं करना है। विद्यार्थियों को कठोर नियमों को लागू करना,
तो उनके लिए कठोर नियम लागू करना ये भी सही नहीं है कि बच्चा अपनी बात को कह ही ना पाए। तो कठोर नियम कोई अच्छी विधि नहीं है बच्चों के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, या विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है क्योंकि इससे विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को फीडबैक प्राप्त होता है। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और पढ़ाने के बाद मान लीजिए मैंने आपका टेस्ट लिया और कुछ प्रश्न दिए आप लोग को सॉल्व करने के लिए, और आपने अगर अच्छे से सॉल्व कर लिया, आपने अच्छा नंबर लाया, तो मैं यही समझूंगी कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है, आपने चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया है। तो क्या होगा, मुझे फीडबैक मिला कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आकलन जो हुआ वो उद्देश्य पूर्ण हुआ। मेरा क्या उद्देश्य है, आप लोगों को सिखाना, आप लोगों को पढ़ाना, तो मेरा उद्देश्य जो था वो पूरा हो गया। तो इसलिए आकलन का जो उद्देश्य होता है वो फीडबैक से उसकी पूर्ति होती है। फीडबैक मिलने से ये पता चल पाता है कि उनके पढ़ाए गए चीज़ एक स्टूडेंट को कितना समझ में आया है, उसने चीज़ों को कितना समझा, कितना जाना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बच्चों में भय या तनाव का संचार करना, बच्चों को किसी भी तरह का डराना धमकाना, ये सही नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी है कि केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, तो सिर्फ एक बार ही बच्चों का वर्ष में आकलन कर लिया जाए, ये भी नहीं है बच्चों का। जबकि हम बीच बीच में जैसे कि एफए होता है, उसको एफए के माध्यम से पता चल पाता है कि बच्चे ने चीज़ों को कितना समझा है, कितना जाना है। या एक चैप्टर को पढ़ाने के बाद अगर हम टेस्ट लेते हैं तो हमें ये पता चल पाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो बीच बीच में ये टेस्ट की जो प्रक्रिया होती है वो भी अच्छी होती है बच्चों का आकलन करने के लिए। फिर है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए उनमें तुलनात्मक मूल्यांकन करना। तो बच्चों में किसी भी तरह का तुलनात्मक अंतर नहीं करना है क्योंकि सभी बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो उसमें किसी भी तरह का तुलना नहीं करना है। सब जो बच्चे हैं वो अपने आप में बेस्ट हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सत्तावादी होनी चाहिए, अधिनायक होना चाहिए, अनुमति परक होना चाहिए या सुविधादाता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। यानी कि सेंटर में कौन होगा, सेंटर में हमेशा बच्चा होगा और बच्चे को टीचर जो हैं एक सुविधादाता के रूप में उनको शिक्षा प्रदान करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 10। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, एकमात्र निर्धारक होती हैं या के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए या पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए कि अनुसंधान ये सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। क्योंकि मान लीजिए एक टीचर है, वो बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो बच्चों के प्रति एक टीचर का क्या विश्वास होता है कि नहीं मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है, या उस बच्चे को मैंने जो कार्य दिया है उस कार्य को वो अच्छी तरीके से कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे में एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है। वो बच्चा क्या है कि अंदर से मोटिवेट महसूस करता है खुद को कि नहीं टीचर ने मुझे ये काम दिया है क्योंकि मैं इस योग्य हूँ, तो उस कार्य को वो और भी बेहतर तरीके से करने का प्रयास करता है। तो ये अधिगम पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। एकमात्र निर्धारक के रूप में होना ये सही नहीं है, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए या कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 11, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन गलत है, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। यह सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि सही है कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। ये बात जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों के साथ अनेक कौशल को सीखते हैं। सभी बच्चे जो हैं वो अलग समाज से आए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अलग है, उनकी संस्कृति अलग है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे से अनेक चीज सीखते हैं। अगर सभी बच्चों में समानता होगी, सभी एक ही उनका सामाजिक आर्थिक स्थिति रहेगा, तो क्या होगा, वो अन्य चीज को तो डेवलप नहीं हो पाएगा, है ना। समय एक समानता फिर हो जाएगी, फिर व्यक्तिगत विभिन्नता कहाँ से आ गई। तो हम सभी में क्या है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि बच्चे जो है वो एक दूसरे से अन्य चीजों को, अन्य कौशलों को वो सीखते हैं, जो काफी बेस्ट होता है, क्योंकि बच्चे जो है वो अपने पीयर ग्रुप्स के माध्यम से अनेक चीजों को सीखते हैं, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से सीखते हैं। तो ये जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। अन्य ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा, ये किसी प्रकार का बच्चों में दुविधा उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि इससे बच्चा एक दूसरे के साथ मिला हुआ महसूस करता है, ना कि अलग थलग। सही, क्योंकि इससे कक्षा को श्रेणीबद्ध, तो बच्चों को किसी भी तरह का या कक्षा को श्रेणीबद्ध नहीं करना है, बल्कि सभी में समानता है, समानता की जो भावना है वो बच्चों में विकसित करनी है। गलत, क्योंकि यह अनावश्यक प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाती है। तो इससे बच्चे में कोई स्पर्धा का होना ये भी सही नहीं है कि वो अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आए हैं तो उनमें प्रति या स्पर्धा होगी अनावश्यक, तो ये भी सही नहीं है। इसका क्वेश्चन आंसर, इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, सुनने में असमर्थ बच्चा श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि बच्चे अगर सुनने में असमर्थ हैं तो उनको हम बच्चों को यानी कि विद्यालय में ही भेजें, यानी कि जहाँ असमर्थ बच्चा है वहीं उनको भेजा जाए और नियमित विद्यालय में नहीं। ये क्या हुआ, ये तो बच्चों को अलग थलग करना हो गया कि नहीं आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। अगर आप में कुछ श्रवण संबंधी दोष है तो आप ऐसे बच्चों के साथ ही पढ़ो जिनमें श्रवण संबंधी दोष है। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। बच्चों को अलग थलग नहीं करना है, बल्कि हमेशा समावेशी शिक्षा की बात की जाती है। केवल अकादमिक शिक्षा से ही लाभ नहीं उठा पाएंगे, उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे डिसेबल बच्चे भी हैं जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो सिर्फ उनको व्यावसायिक शिक्षा देना, इन सारी पढ़ाई लिखाई से या शिक्षा से दूर रखना, तो ये भी सही नहीं है। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध करा जाए। तो ये ऑप्शन तो थोड़ा ठीक लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी को हम देख लेते हैं। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है कि हम कैसे ये मान लें कि बच्चा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। अगर बच्चा को उचित शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए तो वो हर चीज़ में अच्छा कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि उनको नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा वो कर सकते हैं यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। मान लीजिए बच्चे में सुनने में दिक्कत है तो बच्चों को हम विजुअल के द्वारा चीज़ों को बता सकते हैं, है ना, कुछ चार्ट के माध्यम से या कुछ वीडियो के माध्यम से, है ना, देख करके तो वो चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इन सारी एक्टिविटी के माध्यम से भी बच्चों को हम सिखा सकते हैं, उनको नियमित विद्यालय में के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? वह आक्रामक और कुंठित हो जाते हैं,
ऑप्शन नंबर बी है, यदि कक्षा की गतिविधियां चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करते हैं और ऊब जाते हैं, वह बहुत ही तुनुक मिजाजी होते हैं, या वह रस्सी व्यवहार करते हैं जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि जो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उन्हें ऐसी गतिविधि या ऐसा कार्य करने में आनंद आता है जिसमें कि जो ज़्यादा कठिन हो, जिसमें वो महसूस करें कि ये कार्य चुनौतीपूर्ण है, जिसको करना आसान नहीं है। तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं कि बच्चों को प्रोत्साहित करती हैं और ऐसी चीज़ों को करना इन्हें काफ़ी पसंद आता है। तो अगर कक्षा की जो गतिविधि है वो चुनौतीपूर्ण अगर नहीं होती है तो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो ऊब जाते हैं और अपने आप को कम प्रेरित अनुभव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसी कोई बात नहीं है कि विशेष प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं वो आक्रामक और कुंठित हो जाएंगे, या वो तुनुक मिजाजी होते हैं, या हाथ थपथपाना, डोलना, ये तीनों ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल या अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, या विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन से संबंधित करके। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी कि विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित करके अगर टीचर बच्चों को पढ़ाती है तो वो शिक्षण जो होगा वो काफ़ी प्रभावी होगा, क्योंकि बच्चे की डेली लाइफ से जोड़कर ही चीज़ों को कहा जाता है कि पढ़ाना चाहिए। बच्चे इससे बेहतर तरीके से सीखते हैं और बच्चों का इसमें इंटरेस्ट लेवल जो होता है वो भी काफ़ी हाई हो जाता है। तो इसलिए बच्चों को हमेशा डेली लाइफ चीज़ों से, जीवन से, यानी कि विद्यार्थी के जीवन से संबंधित करके ही चीज़ों को पढ़ाना काफ़ी बेस्ट माना जाता है। छोटी छोटी उपलब्धि के लिए पुरस्कार देना, सिर्फ पुरस्कार देना ही बच्चों को मोटिवेट नहीं करता है, बल्कि पुरस्कार क्या होता है, ये एक बाह्य मोटिवेशन होता है। तो क्या है, इससे क्या है कि बच्चा आंतरिक रूप से अभी प्रेरित नहीं हो पाता है, वो भले ही बाह्य रूप से हो कि उसको पुरस्कार मिलेगा इसलिए वो कार्य को कर रहा है। तो ड्रिल या अभ्यास, बार बार ड्रिल और अभ्यास कराना, तो ये भी सही नहीं है। बच्चे इससे क्या होता है कि वो ऊब जाते हैं। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देना, तो प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देना, एक दूसरे से आगे करना, है ना, ये भी जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं है। जो बेस्ट है वो है जीवन के साथ संबंधित करके विद्यार्थियों को पढ़ाना, यही प्रभावी अधिगम को बढ़ावा देती है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय नहीं बल्कि वो सक्रिय प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत है। बच्चे समस्या समाधान करता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बच्चे जो है वो समस्या समाधान करता है, यानी कि वो किस तरीके से कोई प्रॉब्लम उनके आती है तो किस तरीके से उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते हैं। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, तो ये भी सही है कि बच्चा जो होता है वो वैज्ञानिक शोधकर्ता होता है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि बच्चे जो हैं वो पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण हैं। तो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत है। ये तीनों ऑप्शन नंबर ए में भी 1 है, ऑप्शन नंबर सी में भी 1 है, ऑप्शन नंबर डी में भी 1 है। तो ये तीनों आंसर नहीं है, बल्कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 एंड 4 बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, या विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, या ऑप्शन नंबर डी है कि जब तक विद्यार्थी में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए
तब तक दंड का उपयोग करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देकर उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मान लीजिए हमने बच्चों को कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करने दिया है और उसके सामने हमने बहुत सारे उदाहरण रख दिए, तो बच्चों को ये खुद हमें ये कहना है एज अ टीचर कि आप अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करके इसको सॉल्व करिए, और इसके लिए बच्चों को प्रमोट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप, तो पुराने संदर्भ यानी कि बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से, हमेशा ये कहा जाता है कि बच्चों को बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हुए ही बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। तो पुराने प्रीवियस नॉलेज को छोड़ देना और सिर्फ नए नॉलेज को बच्चों को करवाना या नए नॉलेज को बच्चे में डेवलप करना, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यानी कि ए जो है वो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी है कि याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। तो सिर्फ याद करना, और ये सही नहीं होता है कि बच्चों को हम याद करने ही दे दिए, भले ही वो चीज़ों को समझे, जाने ना जाने, इससे कोई मतलब नहीं। तो ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है कि जब तक विद्यार्थी वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो तब तक दंड का प्रयोग करना। तो बच्चों को किसी भी तरह का दंड नहीं देना है, तो बच्चों को हमेशा प्रेम पूर्वक उनको समझाकर, गतिविधि से जोड़कर खुद करके सीखने पर बल देना है, ना कि उनको दंड देना है, उनको मारना पीटना, ये एक प्रकार का गलत है। तो हमें इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, आज हमने टोटल 15 क्वेश्चन को किया, जिसमें कि आउट ऑफ 15 आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके साथ ही साथ CDP की जितनी भी मैंने वीडियो अभी तक इसमें अपलोड की हैं, जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हुए हैं, उसकी प्लेलिस्ट इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसमें जाकर के वीडियो को ज़रूर देखें, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है, तो आप इसको ज़रूर लाइक करें। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिससे जुड़ करके आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।